दोस्तों, ईशा गुस्से में फोन पर दहाड़ते हुए कहती है, जिस दिन दादा भाई के खिलाफ एक भी ठोस सबूत मेरे हाथ लग गया, उस दिन मैं उसे कानून के कटघरे तक घसीट कर ले जाऊंगी। उसके हर गुनाह का हिसाब होगा और उसे सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। इस कसम के साथ ईशा पूरे जोश में दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाने निकल पड़ती है। लेकिन हर गली और हर मोहल्ले में उसका सिर्फ नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई भी गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। हर आंख में सिर्फ डर दिखाई देता है। उधर अस्पताल के मंदिर में सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। वह भावुक होकर कहता है, हे कान्हा जी, अगर मेरी सच्चाई सामने आने वाली है तो उससे पहले बाबा को ठीक कर दीजिए। उसके बाद जो भी सजा होगी, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। इतने में डॉक्टर दौड़ते हुए बाहर आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, गुड न्यूज़, मरीज ने पहली बार रिस्पॉन्स दिया है। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। लेकिन सूरज के दिल का डर अभी भी खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ईशा को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है। उसके अंदर दादा भाई के ठिकाने का नक्शा और एक अधूरा स्केच रखा होता है। श्रेया कहती है, मैडम, लगता है कोई हमारी मदद करना चाहता है। ईशा बिना वक्त गंवाए पूरी टीम को रेड की तैयारी का आदेश देती है। उधर काव्या को खबर मिलती है कि ईशा उसी जगह जाने वाली है जहां सूरज अपने लोगों से मिलने वाला है। वह घबराकर तुरंत सूरज को फोन करती है। भैया, ईशा भाभी आपके ठिकाने की तरफ निकल चुकी हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आज पूरा सच सामने आ जाएगा। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक पल गंवाए बाइक उठाता है और तेज रफ्तार से उसी जगह के लिए निकल पड़ता है। इधर ईशा की पुलिस टीम पुराने गोदाम को चारों तरफ से घेर लेती है। ईशा बुलंद आवाज में कहती है, आज कोई नहीं बचेगा दादा भाई, अब तुम कानून से भाग नहीं सकते। अचानक गोदाम के अंदर से गोलियों जैसी तेज आवाजें और धमाकी गूंज सुनाई देती है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। तभी काले कपड़ों और चेहरे पर नकाब पहने एक रहस्यमयी शख्स बाहर निकलता है। उसकी चाल बिल्कुल दादा भाई जैसी होती है। उसे देखते ही ईशा चिल्लाती है, रुको दादा भाई, और पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उसी समय दूसरी तरफ से सूरज भी वहां पहुंच जाता है। कुछ ही सेकंड में ईशा और सूरज आमने सामने आ खड़े होते हैं। ईशा धीरे धीरे उस नकाबपोश का चेहरा देखने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी अचानक चारों तरफ घना धुआं फैल जाता है। पुलिस टीम कुछ भी नहीं देख पाती। ईशा जोर से आदेश देती है, सभी सतर्क रहो, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही धुआं छंटता है, नकाबपोश वहां से गायब हो चुका होता है। इसी बीच ईशा की नजर सामने खड़े सूरज पर पड़ती है। वह हैरान से पूछती है, सूरज, तुम यहाँ? सूरज खुद को संभालते हुए जवाब देता है, मुझे खबर मिली थी कि यहाँ हमला हो सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए आ गया। ईशा उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन पहली बार उसके मन में सूरज को लेकर शक की एक हल्की सी चिंगारी जल उठती है। अगर यही स्टाइल चाहिए तो मैं पूरी स्क्रिप्ट को भागों में इसी तरह सिनेमाई, दमदार और नैरेशन स्टाइल में रीराइट कर दूंगा। बिल्कुल, आगे का भाग उसी स्टाइल में प्रस्तुत है। उधर नकाबपोश भागते भागते एक सुनसान गोदाम में पहुंचता है, जहां उसके कुछ भरोसेमंद साथी पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक साथी घबराकर कहता है, दादा भाई, आज तो पुलिस आपको पकड़ ही लेती। नकाबपोश धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में जवाब देता है, अब वक्त आ गया है कि खेल के नियम बदल दिए जाएं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कमिश्नर सभी अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। गंभीर लहजे में वह कहते हैं, अगर हमें दादा भाई तक पहुंचना है तो पहले उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को पकड़ना होगा। उसके बिना यह केस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। ईशा बिना किसी हिचकिचाहट के इस खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। इधर घर लौटने पर काव्या और प्रिया सूरज के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही बेचैनी को देखकर समझ जाती है कि आज बहुत बड़ा खतरा टल गया है। काव्या चिंता भरे स्वर में पूछती है,
भैया, आखिर कब तक ऐसे छिपते रहोगे? सूरज कुछ पल चुप रहता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है, जिस दिन ईशा जी को पूरा सच पता चलेगा, उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे बाबा का सपना हर हाल में पूरा करना है। इतने में अस्पताल से डॉक्टर का फोन आता है। मरीज को होश आने के संकेत मिले हैं। बहुत जल्द वह बात भी कर सकते हैं। यह खबर सुनकर सूरज के चेहरे की खुशी पल भर में चिंता में बदल जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर बाबा ने होश में आते ही कोई ऐसा राज खोल दिया जिससे दादा भाई की पहचान सामने आ गई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर ईशा अपने ऑफिस में बैठकर केस फाइल दोबारा खंगाल रही होती है। तभी उसी गुमनाम लिफाफे में उसे एक नई तस्वीर मिलती है। तस्वीर धुंधली होती है, चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन कलाई पर बना एक अजीब और खास निशान साफ नजर आता है। ईशा तस्वीर को गौर से देखते हुए धीरे से कहती है, अब तुम ज्यादा दिनों तक कानून से नहीं बच सकते दादा भाई। अगली सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वह तस्वीर फोरेंसिक टीम के पास भेज देती है। मुझे इस तस्वीर का हर छोटा बड़ा सुराग चाहिए, चाहे पूरी रात क्यों न लग जाए। उधर अस्पताल में सूरज बाबा के पास बैठा होता है। अचानक बाबा की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, यह बहुत अच्छा संकेत है, मरीज कभी भी होश में आ सकते हैं। सूरज की आंखों में एक साथ खुशी और डर दोनों दिखाई देते हैं। इसी बीच कमिश्नर का फोन बजता है। आईपीएस ईशा, हमें पक्की खबर मिली है कि आज रात दादा भाई अपने लोगों से मिलने वाला है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ईशा आत्मविश्वास से जवाब देती है। यस सर, इस बार दादा भाई बचकर नहीं जाएगा। रात होते ही पुलिस की कई टीमें अलग अलग इलाकों में तैनात हजाती उधर दादा भाई के अड्डे पर उसके साथी घबराए हुए खड़े होते हैं। एक आदमी कहता है, दादा भाई, पुलिस ने पूरा इलाका घेर लिया है। लेकिन दादा भाई बिल्कुल शांत रहता है। डरने की जरूरत नहीं, असली चाल अब चलेगी। उसी समय ईशा के मोबाइल पर एक गुमनाम कॉल आती है। फोन के दूसरी तरफ से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, अगर दादा भाई को पकड़ना है तो पुराने मिल वाले गोदाम में पहुंच जाओ, लेकिन अकेली आना। फोन कटते ही ईशा फैसला कर लेती है कि वह बिना किसी को बताए वहां जाए। दूसरी तरफ सूरज को भी उसी गोदाम की खबर मिल जाती है। वह घबराकर कहता है, अगर ईशा जी वहां पहुंच गईं तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही वह तेज रफ्तार से बाइक लेकर पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ता है। गोदाम पहुंचते ही ईशा को चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता है। टूटी दीवारें, बिखरा सामान और गहरा अंधेरा पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना देते हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ईशा फौरन पिस्तौल तानते हुए कहती है, कौन है? सामने आओ। धीरे धीरे अंधेरे से एक नकाबपोश बाहर आता है। ईशा उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजती है, ईशा रुक जाओ। वह पलटकर देखती है, सामने सूरज खड़ा होता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और बस उसी एक पल का फायदा उठाकर नकाबपोश अंधेरे में गायब हो जाता है। ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। वह तेज आवाज में पूछती है, सूरज, तुमने उसे भागने क्यों दिया? बस कुछ कदम दूर था वो। सूरज शांत रहने की कोशिश करते हुए कहता है, उसने पूरे गोदाम में बम लगा रखा था। अगर आप उसके पीछे जाती तो आप आपके काम का जाती तो आपकी जान खतरे में पड़ जाती। इतने में बम निरोधक दस्ते का एक अधिकारी दौड़ता हुआ आता है। मैडम, यहाँ टाइमर वाला विस्फोटक मिला है। अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो पूरा गोदाम उड़ जाता। ईशा कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। सूरज की बात सही साबित हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में उठ चुका शक अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। अगले भाग में फोरेंसिक रिपोर्ट, बाबा को होश आना, ईशा का अस्पताल पहुंचना और दादा भाई के गैंग के सदस्य की गिरफ्तारी से कहानी और बड़ा मोड़ लेगी। अगली सुबह फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचती है। रिपोर्ट हाथ में लेते ही ईशा सीधे लैब पहुंचती है। फोरेंसिक अधिकारी गंभीर स्वर में कहते हैं, मैडम,
तस्वीर में दिखाई दे रहा कलाई का निशान बेहद दुर्लभ है। हमने पूरे रिकॉर्ड खंगालकर ऐसे कुछ ही लोगों की सूची तैयार की है। ईशा तुरंत फाइल खोलती है। उसमें कई नाम दर्ज होते हैं, लेकिन आखिरी नाम धुंधला होने की वजह से साफ पढ़ा नहीं जा रहा होता। ईशा बिना देर किए आदेश देती है, इस फाइल की ओरिजिनल कॉपी अभी मेरे पास लाई जाए। एक भी सुराग नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। उधर अस्पताल में आखिरकार बाबा को होश आ जाता है। यह खबर मिलते ही सूरज दौड़कर उनके कमरे में पहुंचता है। वह भावुक होकर उनका हाथ पकड़ता है और कहता है, बाबा, मैं आ गया। बाबा कांपते हुए सूरज का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में वर्षों से दबा हुआ सच साफ दिखाई दे रहा होता है। धीरे धीरे वह कहते हैं, बेटा, सच अब ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा।